सोशल स्टडीज का पेपर आप लोगों का टर्म 1 का बोर्ड्स का क्लास 10 30th ऑफ नवंबर को हो गया था और पेपर कंपैरेटिवली काफ़ी ठीक था। मेरे ख्याल से आप लोगों ने सब लोगों ने अच्छा पेपर किया होगा। हम लोग इसका एनालिसिस जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग देखें, मैं आप लोगों को जो आपके टोटल क्वेश्चंस आए थे उसका एक एक करके मैं आपको आंसर्स को ब्रीफ करता जाऊंगा, आप इसको देखते जाएं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस तो आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से पढ़ ही लिए होंगे और आप लोगों को सभी को पता भी है किस तरह से आपको कितने कितने क्वेश्चंस करने थे। तो आप लोगों के लिए जितने जो आपको अच्छे से क्वेश्चंस आए आप लोगों ने उस पे मार्क किए होंगे और मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी होंगे, बहुत अच्छे नंबर्स लेकर भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं और टाइम वगैरह सब आपको दे दिया है तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने से मतलब नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने सबने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। इसका आंसर जो है वो डी, इंग्लैंड, ठीक है। तो अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस की बात करें तो इंग्लैंड में भी दो सिटीज, लीड्स और मैनचेस्टर, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर आप लोगों ने लोअर क्लासेस में देखा होगा तो लोअर क्लासेस में बताया जाता है हर एक नेशन में कोई ना कोई एक ऐसा सिटी होता है जहां पर उसको क्लोथिंग के लिए बड़ा फेमस होता है। तो अगर अपन अपने इंडिया की बात करें तो अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इसी तरह से वो इस मैनचेस्टर के नाम पर, और तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो शुरुआत हुई वो यहीं से हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर मेनली ड्रिवन इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815? सो इट इज कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स, थोड़ा सा अगर अपन वर्ड्स पर भी जाए ना इंग्लिश के, तो जो अलग ढंग से सोचते हैं, जो सबके साथ मिलकर नहीं सोचना चाहते हैं, बिल्कुल अलग अपनी पहचान बना के रखना चाहते हैं, या यहाँ पर हम बात करें तो वो सारे लोग जो राजा के साथ ही सोचते थे कि हम यही काम करेंगे और इससे ज्यादा हमको आगे बढ़ना नहीं है, तो छोटी सोच के हम बोल सकते हैं। हाँ, वो कंजर्वेटिव्स जो है उन्होंने 1815 के बाद बेसिकली यही था कि मोनार्की को रीएस्टैब्लिश करना है नेपोलियन की डेथ के बाद, तो उन्होंने कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, which one of the following group of countries collectively defeated Napoleon in 1815? So the answer is Britain, Russia, Prussia and Austria. नेपोलियन डिक्टेटर, उसने बहुत सारे नेबरिंग नेशंस को भी क्या किया, अटैक किया जबरदस्ती। डिक्टेटर्स होते ही ऐसे हैं, जबरदस्ती लोगों के साथ छेड़खानी करना, तो बाद में उनको भी प्रॉब्लम हुई और इन सारे नेशंस ने मिलकर उसको कलेक्टिवली जो है वो डिफीट किया। फिर फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरल नेशनलिस्ट अपहीवल टेक प्लेस इन जुलाई 1830 इन फ्रांस? फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th क्लास में आप लोग पढ़कर आ चुके हो। हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, बोर्बन डायनेस्टी। 1815 जब वापस से किसने नेपोलियन की डेथ हो गई और वहां पर मोनार्की को रीएस्टैब्लिश करने की बात हुई, तो फिर से यहीं पर सबसे पहला बोर्बन डायनेस्टी के आगे के जो भी उनके सक्सेसर्स थे, लुइस 16 के बाद लुइस 20 तक हुए। तो लुइस 20 तक के लोगों को ये लगने लगा कि हमको तो वापस से फ्रांस में ही रीएस्टैब्लिश करना है मोनार्की को, तो इसके लिए इन्होंने इसी से यहीं से शुरुआत करी। लेकिन लोगों को फिर से पसंद नहीं आए। 1815 टू 1830 15 ईयर्स इन्होंने रूल किया
और फिर से वही गलती दोहराई जो इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पर भी हुई थी, और इनको फिर से हटा दिया गया। नेक्स्ट, who among the following remarked when France sneezes, the rest of the Europe catches cold, it is Mitnick? होते हैं ना बहुत सारे लोग, हमारे लोग भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनको छींक भी आ जाती है तो पूरे देश में पता पड़ता है, और आप जैसे लोग छींकते रहते हो तो भी कोई बात नहीं होती, नहीं? तो बड़े बड़े लोग जरा सा छींक देते हैं तो देखो पूरा एक लाइन बना दी गई, when France sneezes the rest of the Europe catches cold. Who among the following was the architect of the unification of Germany? Otto von Bismarck. ऑटो von Bismarck, पॉलिसी उसकी कौन सी थी? ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी चीज को यूनिफाई करना है, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, बड़ा नेशन बनाना है, तो क्या करेंगे? नेबरिंग नेशंस को अपने अंदर पेरिफेरी में लाना होगा। उसके लिए क्या करने की पॉलिसी होगी? अटैक करेंगे, पॉलिसी ब्लड एंड आयरन, जिसमें क्या होगा? खून निकालो। किसके थ्रू होगा वो? आर्टिलरीज, आर्म्स नेशंस। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Seventh question, who among the following had sought to put a coherent program for unitary Italian Republic in 1830s? हाँ, तो 1830s में जो प्रोग्राम शुरुआत की गई सबको एक करने की, मेज़ेनी। तो एक इटालियन रिपब्लिक, अगर अपन बात करें यूनिफिकेशन ऑफ इटली की, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में हम पढ़ चुके हैं कि 7 स्टेट्स के अंदर इटली डिवाइडेड था, और इटली का जो डिवीजन था उसमें एक नेशन सार्डिना पिडमोंट। अब 6 नेशंस अलग हैं, एक नेशन को अलग, तो साथ में एक साथ इनको क्या करना है? ज्वाइन करना है। उसके लिए इटालियन रिपब्लिक का यूनिफिकेशन के लिए प्रोग्राम किसने बनाया? मेज़ेनी ने बनाया। Next question, in which one of the following states is overgrazing is the main reason for land degradation? तो लैंड डिग्रेडेशन अपन सबको ही पता है। लैंड डिग्रेडेशन जो है, यहाँ पर आंसर तो होगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ज्यादातर ओवर ग्रेजिंग और उसके थ्रू लैंड डिग्रेडेशन आपका महाराष्ट्र के अंदर। किसी भी जगह पर जहां पर भी बहुत ज्यादा कैटल रियरिंग का जो प्रोग्राम है, या बहुत ज्यादा इनके पास कैट है, तो यहाँ पर ओवरग्रेजिंग से लैंड का डिग्रेडेशन तय है। वो सबसे ज्यादा कहाँ पर मिल रहा है आपको? महाराष्ट्र में। एक बहुत सा कॉमन सा ही क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई द सॉइल विच रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एंड सैलिन इन नेचर। इट इज सी, एरिड सॉइल। हमारा राजस्थान, हमारे राजस्थान की सॉइल का कलर जो है वो रेड टू ब्राउन में चेंज हुआ है, और वो कैसी सॉइल है? एरिड सॉइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस लेड टू द मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन्स? अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। वैसे तो आप सब लोग पढ़ के, और किसी किसी ने तो आंसर में दिया होगा विंड। हाँ, बाकी तो दो तो बैठेंगे ही नहीं इस आंसर के अंदर। लेकिन क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस लेड्स टू मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन? इस पर ध्यान देना है। क्या? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो है वो किसके थ्रू होगा? रनिंग वाटर। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा बरसात के समय में, आज भी उदयपुर में जब बारिश रुक जाती है, पानी आगे निकल जाता है, पीछे क्या रह जाती है? सॉइल रह जाती है, मिट्टी दिखती है आपको। अगर तेज हवा चलती है तो सड़कों पर आपको मिट्टी नहीं दिखेगी, लेकिन पानी जब आगे निकल जाता है तो पीछे क्या छोड़कर जाता है? मिट्टी छोड़कर जाता है। तो मैक्सिमम किसके थ्रू होगा? रनिंग वाटर के थ्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Deforestation due to mining has caused severe land degradation in which one of the following states? तो इसका आंसर है आपका उड़ीसा।
माइनिंग के थ्रू सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन जो है लैंड का वो उधर ही हो रहा है। उधर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, जिसके थ्रू बहुत ज्यादा माइनिंग की जा रही है, मिनरल रिसोर्सेज खूब है, तो ये नुकसान भी है साथ साथ में। Who among the following was proclaimed as the king of यूनाइटेड इटली इन 1861? तो इसका आंसर है विक्टर इमैनुअल सेकंड। मैं आप लोगों को जब क्लास में पढ़ाता हूं तो कुछ क्वेश्चंस मैं फिर से बोलता हूं आप लोगों को कि कुछ आपको सीधे याद करना है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि यूनिफिकेशन हुआ इटली का, उसके बाद राजा किसको बना दिया गया, विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो इसमें केवल और केवल हमको याद रखने वाली बात ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following subjects is included in the union list? अब अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट क्या है, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जब कभी भी पावर शेयरिंग होती है, तो पावर शेयरिंग कौन से बेस पर हम लोग करते हैं, उसमें 3 लिस्ट बना दी जाती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये किसके समय जोड़ी गई, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो नहीं मिले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसके लिए 4th लिस्ट बनाई गई, रेजिडरी लिस्ट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट? इट इज कम्युनिकेशन। तो सीधा सीधा किससे डील कर रहा है ये, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, तो वो किसको डील करता है, सीधा यूनियन लिस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन बेल्जियम मॉडल? बेल्जियम मॉडल आप लोगों ने पावर शेयरिंग फर्स्ट चैप्टर किसका, सिविक्स का, क्लास 10th में पढ़ा। इसमें बेल्जियम का इथनिक कॉम्पोजिशन, बेल्जियम में झगड़े क्यों हुए और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। सबसे पहली चीज जो गवर्नमेंट के ध्यान में आई वो था क्या बनाना है, बेल्जियन मॉडल बनाना है। तो बेल्जियन मॉडल जो है, हाँ, तो हमारा 14th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेल्जियन मॉडल? तो कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है? देयर वाज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज स्पेशल पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका आंसर आपका डी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? 15th क्वेश्चन आपका, होल्डिंग टुगेदर, इसका आंसर है इंडिया, हमारा भारत। होल्डिंग टुगेदर मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर बताया था, 2 तरह के फेडरेशन होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने बात करी थी कि कुछ छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं और एक बड़े नेशन को बनाते हैं, जैसे आपका यूएसए। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं इसको एरो को इधर कर रहा हूँ, ये तो हो गया आपका कौन सा, कमिंग टुगेदर। लेकिन यही सेम सिचुएशन हम होल्डिंग टुगेदर में कर रहे हैं, जिसमें आप इंडिया, ये एरोज देखो, अब आप ये पावर को इस तरह से शेयर कर रहा है, होल्ड कर रहा है और स्टेट्स को पावरफुल बनाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जाती है। तो ये किसके अंदर आता है, आपका होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इथनिक कम्युनिटीज इज इन मेजोरिटी इन श्रीलंका? श्रीलंका में सबसे ज्यादा मेजोरिटी में लोग कौन थे, कौन सी कम्युनिटी के थे, सिन्हलीज। ठीक है, सिन्हलीज, जिनकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई कहां पर, श्रीलंका के अंदर। तो इन लोगों ने मेजोरिटी सेक्शन 74% ऑफ द पीपल वर सिन्हलीज इन श्रीलंका, और इन्होंने दूसरे जितनी कम्युनिटी के लोग थे उनको कुछ ज्यादा प्रिविलेज सेक्शन में रखा नहीं और प्रॉब्लम बढ़ती गई इनकी वजह से श्रीलंका में। 17th, which one of the following subjects is included in state list? 17th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है
बी। आप ये देखो, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये तीनों हम लोगों ने क्लास के अंदर भी पढ़ा है। ये तीनों किसके अंदर रखे गए हैं? यूनियन लिस्ट। और बिजनेस जो है वो किसके अंदर रखा जाता है? स्टेट लिस्ट। जो स्टेट, हर स्टेट के अंदर अंदर वहां की किस तरह की इकोनॉमी है, वहां का कैसा कल्चर है, वहां कैसा एग्रीकल्चर है, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है, उन सब पर भी ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटी सी चीज लेते हैं कि हमारे यहाँ पर होता है बाजरा। उसका भी बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है, लेकिन वो बाजरा जम्मू कश्मीर में नहीं उगाया जा सकता है। ठीक है, तो वो बिजनेस डिपेंड करेगा वहां की सॉइल की कंडीशन पर भी कर सकता है, वहां की एनवायरमेंटल कंडीशंस पर भी कर सकता है। नेक्स्ट, activities that help in the development of primary and secondary sector come under which one of the following sectors? ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो डेवलपमेंट में मदद करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 18 का जो है वो है टर्शरी। वो सारी एक्टिविटीज जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए मददगार हो सकती है। ठीक है, सबको मेरे ख्याल से सब 6th 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर जो है वो नेचुरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और टर्शियरी सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें कौन सा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का करेक्ट ऑप्शन है? The subunits are subordinate to the central government। क्योंकि फर्स्ट जो है देयर आर 2 or more लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, ये भी फेडरल फॉर्म का फीचर है। ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। ये आप देखो, फेडरल फीचर्स हम लोगों ने पढ़े थे चैप्टर की शुरुआत में ही, उसमें ही दिया हुआ है। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट सुटेबल इसके अंदर हो रहा है। 20th question. At the initial stages of development, which one of the following sectors was most important of economic activity? जब इंडिया के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ तो इनिशियल एक्टिविटी कौन सी? अगर हम देखें कि हर चीज किससे जुड़ी हुई है? प्राइमरी सेक्टर। कोई भी चीज प्रोसेसिंग के लिए भी आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर का फर्नीचर आपको बनाना है तो वो फर्नीचर भी कहाँ से आएगा? प्राइमरी सेक्टर में। जो क्या है आपके फॉरेस्टेड एरियाज, फॉरेस्टेड एरियाज से लकड़ी काटी जाएगी और फिर उसको कहाँ पे लाया जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सेकेंडरी सेक्टर में लाया जाएगा, और फिर उसको बेचने के लिए टर्शियरी सेक्टर में लाओगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट कहाँ पर है? आपकी प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। Activities in which natural products are changed into other forms come under which one of the following sectors? ये तो इसके बाद का ही बात हो गई कि सबसे बेसिक क्या था? प्राइमरी। तो उसके बाद कौन सा आएगा? सेकेंडरी ही आएगा। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the products received by exploiting natural resources come under which one of the following sectors? एक्सप्लॉयटेशन नेचर का जब भी होगा तो सीधा सीधा कौन से उस पर आएंगे? हम प्राइमरी पर ही आएंगे। क्योंकि जितनी भी जो एक्सप्लॉयटेशन है यहाँ पर, क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि नेचुरल रिसोर्सेस, तो नेचुरल रिसोर्सेस कहाँ से मिलेंगे आपको? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मैंने अभी पहले ही बोला आपको पहले वाले क्वेश्चन में कि प्राइमरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सेक्टर भी बोलते हैं। इसलिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इज इन प्राइमरी सेक्टर। 23rd, which one of the following factors is mainly responsible for declining of water level in India? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो वाटर लेवल को इंडिया में गिरा रहा है वो कौन सा है?
वो है ओवर यूटिलाइजेशन। इतनी बड़ी जनसंख्या, 140 करोड़ बोलते हैं। हाँ, मोदी जी बोलते हैं कि 140 करोड़ की जनसंख्या है। तो पानी का लेवल भारत में गिरने का सबसे बेसिक रीजन ही क्या है कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ओवर यूटिलाइजेशन तो होगा ही। मैं क्लास में भी कई बार आपको बताता हूँ, है ना, हमारे तो त्योहार भी ऐसे आते हैं, होली जैसे, जिसपे तो खूब कलर लगाएंगे, फिर पानी से नहाएंगे और जोरदार। तो पानी का खर्चा और। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following subjects is not included in concurrent list? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कौन सा सब्जेक्ट नहीं होगा इनमें से? अब कॉन्करेंट लिस्ट मैंने अभी भी बोला आप लोगों को कि 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इनमें से वो वाली चीज बतानी है जो कॉन्करेंट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट, वो है आपका मैरिज। ठीक है, कॉन्करेंट में कौन कौन से आते हैं, जिस पर लॉज कौन बना लेता है, लॉज बना लेते हैं कौन, यूनियन गवर्नमेंट भी बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। ठीक है, अब अगर स्टेट लॉ गवर्नमेंट के लॉज पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो फाइनली लॉज किसके माने जाते हैं, फिर यूनियन गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर मैरिज जो है वो इसके अंदर आता है। नेक्स्ट पर जाते हैं हम, सेक्शन बी पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 है। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजनिंग, रीड द स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन इट्स पीपल। और रीजन दे रखा है, द यूज ऑफ पोलिश सून केम टू बी अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। इसका आंसर है ए। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जबरदस्ती किसी भी नेशन के अंदर अगर हम किसी को जीतकर वहां पर अपनी लैंग्वेज, अपना रिलीजन इम्पोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो रिवोल्ट तो होगा ही होगा, जो यहाँ पर भी हुआ। इसलिए बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, read the following facts regarding revolution of the liberals in Europe during 1848 and choose the correct option। इसमें ए इसका आंसर है, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क एंड यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। रिवोल्ट जब हुआ 1848 का, तो उन्होंने दो चीज के लिए ही काम किया था कि एक तो मोनार्की वहां से हटा दी जाए, एक तो मोनार्की को वहां से हटा दिया जाए, और यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन सबको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है वो ही यहाँ पर करेक्ट है। 27, two statements are given below as assertion and reasoning, read the statement and choose the most appropriate options। Weavers in Silesia had led a revolt against contractors in 1845। रीजन इज कॉन्ट्रैक्टर्स हैड ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। वो तो कहीं पर भी हो सकता है, आप पेमेंट रिड्यूस करके देखो, रिवोल्ट हो ही जाएगा। तो दोनों ही सही है, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। तो इसको तो क्या है कि बेसिक चीज से भी मान कर देख सकते हैं, ये तो हर जगह पे गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। आप जितना दोगे उससे ज्यादा या उसके बराबर तो आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 28, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट्स डिड द न्यू जर्मनी प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्योंकि करेंसी बहुत ज्यादा
उन लोगों ने बना दी थी। 32 करेंसीज को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, बाद में उसको रिड्यूस कर दिया गया उसके नंबर्स को। बैंकिंग सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करने की कोशिश की गई और लीगल सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई। इन तीनों चीजों पर ही वहां पर जोर दिया गया था। डेमोग्राफी पर कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया, कितनी पॉपुलेशन है, क्या स्टेटिस्टिक्स है, उस पर कोई बात नहीं हुई। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, which one of the following Italian states was ruled by an Italian princely house? अभी थोड़े समय पहले ही मैंने आपको बताया था इसका आंसर सर्डिना पिडमोंट। जब हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करी थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स में बटा हुआ था उसमें से ये सर्डिना पिडमोंट एक अकेला स्टेट ऐसा था जो प्रिंसली हाउस था। बाकी सारे डेमोक्रेट्स थे, ये केवल एक प्रिंसली हाउस था जिसको मर्ज करना था। और मेजेनी ने इसका अपने हाथ में प्रोग्राम ले लिया कि वो इसको मर्ज करके ही रहेगा। फाइनली कैवर, गैरिबल्डी और मेजेनी तीनों के प्रोग्राम से सर्डिना पिडमोंट को भी मर्ज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैवर among the following and choose the correct option। क्लास के अंदर अपन डिस्कस करते थे कैवर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में बहुत ही जोरदार, जैसे आज के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है ना, बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल डिप्लोमेसी करते हैं और ये ही कैवर का काम था वहां पर। तो वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिप्लोमेट था और इसका आंसर है आपका ही वॉज एन इटालियन स्टेट्समैन। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट और अच्छा ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपको सही है। 31st, two statements are given, assertion and reasoning. In Britain, the formation of the nation state was not the result of sudden upheaval. Ethnic groups of Britain extended its influence. तो अगर अपन देखें ये फर्स्ट चैप्टर आपका हिस्ट्री का, ब्रिटेन में फॉर्मेशन नेशन स्टेट जो है वो बहुत छोटे समय की बात नहीं है, 100 साल लग गए। एक्ट ऑफ यूनियन आया 1707 में, ऑलमोस्ट 100 इयर्स का पूरा प्रोसेस था। और 1804 के आसपास यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन एस्टैब्लिश हुआ। तो इसमें भी आंसर आपका क्या होगा? ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। (32) Which among the following is not a problem of resource development? रिसोर्स डेवलपमेंट में इनमें से क्या नहीं आता है? इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, बाकी तो सारे प्रॉब्लमेटिक ही है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, तीनों बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पर। Which one of the following human activities has contributed the most in land degradation? बहुत सिंपल क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन। जितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा उतना ज्यादा इरोजनल एक्टिविटीज ज्यादा होगी, क्लाइमेटिक चेंजेस उतने ज्यादा होंगे। हाँ, इरेगुलर रेनफॉल्स होंगी, या तो बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाएगी या होगी नहीं, और डेजर्टिफिकेशन ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन। फिर से असर्शन और रीजनिंग आ गया। इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सिरिल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। तो इसका जो आंसर है वो भी ए है, दोनों सही है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को सपोर्ट भी करता है कि अगर हम पैटर्न बदलेंगे
एक ही एक पैटर्न पर अगर हम चलते जाएंगे, वो भले ही आपका घर हो, वो आपका जॉब प्रोफाइल हो, और यहाँ पर तो बात हम किसकी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की। अगर हम एशिया टाइम से बात करें तो केवल फूड ग्रेन्स पर ही मेजरली फोकस किया जाता था। तो उसके थ्रू आप बहुत ज्यादा कमा नहीं सकते जब तक आप कैश क्रॉप्स नहीं लगाओगे। तो यहाँ पर यही वाली बात कर रहा है रीजन में, दिस विल इंक्रीज द इनकम एंड रिड्यूस। तो यहाँ पर इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न। उनको केवल और केवल वीट, मेज, पल्सेस यही नहीं लगा के और दूसरी क्रॉप्स पर जाना चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा हम उस पर इनकम को ला सकें, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी जीडीपी के में बहुत अच्छा ग्रोथ दिलवा सकें। अगेन assertion and reasoning is there. Assertion है majority community is dominant in few democratic states and the reason is dominance can undermine the unity of the country. तो इसका आंसर भी ए ही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मेजोरिटी कम्युनिटी इज डोमिनेंट इन फ्यू ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स हैं, नेशंस हैं जहां पर मेजोरिटी कम्युनिटी जो है उनका बोलबाला है, और रीजन ये कहता है कि डोमिनेंस जो है वो किसी भी कंट्री की यूनिटी के लिए खतरा हो सकता है। सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट भी सही है, और रीजन रीजन जो है वो ए को सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। फिर से assertion रीजनिंग है। पावर शेयरिंग इज गुड, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स। बिल्कुल सही बात है, पावर शेयरिंग तो होनी ही चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने क्लास के अंदर बताता था, हम आपके स्कूल की ही बात करते थे कि सबसे टॉप पर हैं डायरेक्टर सर, फिर आते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, ऑफिशियल स्टाफ। अगर डायरेक्टर सर ही सारी चीजों को अपने हाथ में लेके काम करेंगे तो वो सारे काम नहीं कर पाएंगे। तो पावर शेयरिंग हमेशा ही अच्छी होती है। तो इसका आंसर भी आपका ए होगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पर। चूज द करेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट पेयर जो है वो आपको बताना है, तो वो होता है आपका डी, अर्जेंटीना में फेडरल है। नेक्स्ट, फिर से असर्शन रीजनिंग, इस बार बहुत सारे आ गए। एनटीएससी में आप लोगों को बहुत फायदा दिलाएंगे, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो अच्छा है अभी से ही आपकी प्रैक्टिस हो गई। 16 ऑफ जनवरी को एनटीएससी का पेपर है, क्लास 10th। हाँ, आप लोगों को फिर से कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड तो मार्च में होगा, उससे पहले एनटीएससी आ जाएगा। हम लोगों ने अपना पूरा कोर्स किया हुआ है, फिर से आपके बहुत सारे पेपर्स होंगे, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। तो जल्द जैसे ही आपका बोर्ड्स खत्म हो जाए, हम लोग आ जाएंगे वापस से अपनी एनटीएससी की प्रैक्टिस पर। क्वेश्चन है, the distrust between Sinhalese and Tamil communities turned into widespread conflict in Sri Lanka, and 1956 Act recognized Sinhala as the official language। सही है, बिल्कुल दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट भी सही है, और ये जो रीजन है वो ए को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि डिस्ट्रा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था श्रीलंका के अंदर दो कम्युनिटी, सिन्हलाज और तमिल्स। सिन्हलाज का परसेंटेज ज्यादा था और तमिल्स का परसेंटेज कम था, 74। और फिर जो बाकी बचा हुआ जो परसेंटेज है आपका, वो किसका है, तमिल्स का है। इनकी वजह से श्रीलंका में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ, और हमने क्लास में पढ़ा था एलटीटीई, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, एक ग्रुप भी बना था वहां पर। उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। इस प्रॉब्लम का एक कारण जो यहाँ पर रीजन में बताया गया कि 1956 का जो एक्ट था, सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया था। जबकि कोई भी एक डेमोक्रेटिक नेशन हो तो वहां पर आप किसी भी लैंग्वेज को, जैसे इंडिया ने अपनी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं कही हुई है ना,
मदर टंग भले ही हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों ने 21+1 हिंदी को अलग से रखा है और 21 लैंग्वेजेस को हमने स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस के अंदर रखा हुआ है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस को हम मान्यता देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या किया, केवल एक ही लैंग्वेज को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से वहां पर कन्फ्लिक्ट्स हो गए। नेक्स्ट, तो इसका आंसर है ए। आइडेंटिफाई हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न डेमोक्रेसीज। हम लोगों ने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो है वो हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को हमने नाम दिया था कौन सा, चेक एंड बैलेंसेस, है ना। क्योंकि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पर सब एक दूसरे पर चेक रखते हैं। एग्जीक्यूटिव चेक करता है जुडिशरी को, जुडिशरी चेक करती है एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव चेक करता है लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर चेक करता है किसको, एग्जीक्यूटिव्स को। तो इसका आंसर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मैच द कॉलम। अब मैच द कॉलम की अगर हम बात करें तो बड़ा ही सिंपल सा है। यूनियन लिस्ट के अंदर आता है आपका डिफेंस, तो फर्स्ट हो गया डी, ठीक है। स्टेट लिस्ट में आता है आपका पुलिस, कॉन्करेंट में आता है आपका फॉरेस्ट, और सब्सिडरी मैटर्स में आता है आपका कंप्यूटर रिलेटेड मैटर। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। थोड़ा सा यहाँ पर आपके पेपर बनाने वालों ने शायद गड़बड़ करी है कि इसमें दोनों ही फर्स्ट और देखो ए और सी दोनों ऑप्शन सेम है। तो जिसने फर्स्ट ऑप्शन भी किया होगा वो भी सही होगा, और जिसने थर्ड ऑप्शन किया होगा वो भी बिल्कुल सही होगा, दोनों एक जैसे ही है। तो ये दोनों ही आंसर जिसने सही लगाए हैं वो सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41 पर। Which one of the following countries is an example of coming together federation? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोर्ड पर बनाकर बताया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अपन ने पहले पूछा था इन्होंने होल्डिंग टुगेदर, तो मैंने आपको इंडिया का एग्जांपल दिया था, कमिंग टुगेदर इट इज यूएसए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 42। व्हाट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट? बहुत सिंपल है, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बाकी सब आ रहे गवर्नमेंट में, लेजिस्लेचर आता है, एग्जीक्यूटिव आता है, जुडिशरी आता है, लेकिन ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर नहीं आता। नेक्स्ट, वापस से असर्शन और रीजनिंग आ गया। केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। दोनों ही सही है। जहां पर एजुकेशनल फैसिलिटीज जो है वो काफी अच्छी होती है, वहां पर लोगों को समझ में आता है कि भाई साहब ज्यादा पॉपुलेशन का फायदा नहीं है, नहीं, बच्चे एक और दो ही अच्छे, बस वो केवल अपने तो क्या है, गाड़ियों के पीछे लिखे हुए अच्छे लगते हैं, बाकी तो सब क्रिकेट टीम बना के बैठे। नेक्स्ट, फिर सेशन एंड रीजनिंग है नहीं, दूसरा है। Suppose there are 4 families in your locality. The average per capita income is less than 10,000. If the income of 3 families is 6,000, 8,000, and 14,000, what would be the income of fourth family? It is 12,000. है ना। आप लोगों को मैथ्स पर बड़ा अच्छे से जोर दिया जाता है, सर बहुत अच्छी मैथ्स भी पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन तो आपने सही कर ही दिया होगा कि अगर 4 फैमिलीज की इनकम जो है वो एवरेज इनकम 10,000 है, तो 10,000 इंटू 4 इट इज 40,000, और जो बाकी बची हुई है 6, 8 एंड 14, तो 28 हुआ। 40 में से अगर आप 28 माइनस कर देते हैं तो क्या बची आपकी 12,000। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, which one of the following sectors shows the highest share in GDP in India? ये तो मेरे ख्याल से सबसे सिंपल क्वेश्चन है, और हाईएस्ट शेयर जो है वो टर्शरी सेक्टर का ही है।
आजकल ज्यादातर लोग सब सर्विस सेक्टर के अंदर ही आना चाहते हैं और उसकी वजह से जीडीपी इंडिया की सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर ही डिफाइन कर रहा है। Which one of the following sector shows the highest share in employment in 2017-18 in India? अभी तो हम बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा शेयर कौन कर रहा है जीडीपी में, तो वो तो है टर्शरी, लेकिन लोग सबसे ज्यादा अभी भी एम्प्लॉयमेंट किसके अंदर है? प्राइमरी सेक्टर, नेचुरल सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा लोग बाग अभी भी अपना एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये देखिए, आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया और इसके अंदर से ही आपको कुछ क्वेश्चंस बना के दिए गए जो आपको उनके बारे में आंसर्स आपको देने थे। तो 47th जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे, हाउ इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड विथ झूमिंग? इट इज बेस्ड ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, जो पुराने तरीकों को यूज करते हैं लोग बाग फार्मिंग में, उसमें सबसे पुराना क्या है? बेस्ड ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट जो है, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन एज कनकू इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो आपको तो उस पैराग्राफ में बहुत अच्छे से है पता पड़ गया होगा, इट इज इन वेनेजुएला। तो इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं हम। द स्लैश एंड बर्न इज नोन एज रोका इन ब्राजील। हमारे यहाँ पर शादियों में बोला जाता है कि सगाई करा देते हैं या कुछ होता है तो वो रोका हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये किस तरह का है? स्लैश एंड बर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 50 पर आ जाते हैं हम लोग, और आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम ऑफ झूमिंग कल्टीवेशन। तो लो प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि फार्मर जो है स्लैश एंड बर्न केवल खुद के लिए करता है, वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस को ही फॉलो करता है, जिसमें उसको ये कोई मतलब नहीं है कि उसको दूसरे को फायदा पहुंचाना है कि नहीं। वो पहले खुद का काम देखेगा, उसके बाद दूसरों के लिए सोचेगा। तो यहाँ पर तो वो दूसरों के लिए सोच भी नहीं रहा है। नेक्स्ट, इन इंडिया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज बेवार इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश में इसको बेवार कहा जाता है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। 52 का आंसर है ए। कहां कहां पर किस किस को क्या क्या कहा जा रहा है? तो फर्स्ट का है आंध्र प्रदेश में इट इज पेंडा, सेकंड इज डी पामादाबी, थर्ड राजस्थान में इसको वालरे कहते हैं, और झारखंड में इसको कुरुआ कहते हैं। नेक्स्ट, फिर से ये आपको एक छोटा सा कुछ 3-4 लाइंस का एक पैराग्राफ टाइप दिया गया, इसके बेस पर आपके क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन 53 आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर इज लक्ष्मी रिलेटेड टू? तो पैराग्राफ के बेसिस पर साफ आपको दिख रहा है कि वो किससे रिलेटेड है? प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स इज लक्ष्मी रिलेटेड टू? लक्ष्मी इनमें से कौन से उससे रिलेटेड है? 54 का आंसर है मार्जिनल। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज अंडर एम्प्लॉयमेंट सीन एट द मैक्सिमम? तो सबसे ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट किसके अंदर देखा जाता है? तो एग्रीकल्चर के अंदर ही देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, how does construction of dams and canals created employment in large number in rural areas? तो आंसर है सी, एडजस्टमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर, क्योंकि उसके अंदर स्किल्ड तो कुछ है नहीं, बस केवल माल ढोना है, ले जाना है, ब्रिक्स लगानी है, तो वो अनस्किल्ड वर्कर्स भी जो है वो उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, which one of the following main result of increasing irrigation facilities in the field of agriculture? increase in production। तो उस पैराग्राफ से आपको ये सारी चीज क्लियर हो रही है। नेक्स्ट, which one of the following means of irrigation generally comes under
पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन सी चीज जो है इरिगेशन के अंदर आ रही है, तो वो आती है आपकी कैनाल को बिल्डअप करने का, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट करेगी। बाकी सब काम इंसान खुद अपने खेत पर कर सकता है, लेकिन कैनाल एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का काम जो है वो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के थ्रू होगा। नेक्स्ट, एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन 59, one of on the outline of the political map of India, A is marked as डैम, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑप्शन। तो 59 का जो आंसर है वो आपका है हीराकुड डैम है। नेक्स्ट, और 60 का जो आंसर है वो है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। यस, इट इज वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन इंडिया में कहां पर हो रहा है? वेस्ट बंगाल में ही हो रहा है। थैंक यू। आप लोगों के नंबर काफी अच्छे आएंगे, मुझे ये बहुत अच्छी आशा है।